हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं नुहानी वंश के बारे में। नुहानी वंश हम लोग पहले देख लेते हैं और इसके बाद हम तुरंत बात देखेंगे हमारा शेरशाह सूरी यानी शेर खां, जिसको बचपन में फरीद कहा जाता था। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये मेरा बताने का पर्पस ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बीपीएससी में। मैं आपको पिछले दिनों बताया था कि दिल्ली का दो शासक, एक खास करके था बख्तियार खिलजी, जिसको तो किसी भी हाल में भूलना नहीं है, और दूसरे हमारे थे इल्तुतमिश। आज हम बात करेंगे दिल्ली डायनेस्टी का एक शासक है सिकंदर लोदी, और ये सिकंदर लोदी वंश की स्थापना करेंगे और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनेंगे। और आप लोग को पता है कि इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ पराजित हो जाते हैं। बाबर बिहार यानी भारत खुद चलकर नहीं आते हैं, बाबर को निमंत्रित किया जाता है बिहार में आने के लिए। तो ये सारी घटना हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जब इब्राहिम लोदी पराजित हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और इब्राहिम लोदी भारत का दिल्ली डायनेस्टी का एकमात्र शासक है जो रणभूमि में मारा गया था। तो यही सारी बातें हम करेंगे। और इब्राहिम लोदी मारा जाता है तो उसके बाद एक होते हैं महमूद लोदी, जो गद्दी संभालते हैं, दिल्ली की गद्दी। तो चलते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिहार में नुहानी वंश से क्वेश्चन आता है कि नुहानी वंश की स्थापना किसने की थी। तो दरिया खान नुहानी नामक एक शासक होता है, इसने बिहार में इस वंश की स्थापना की थी। दरिया खान नुहानी और उसका एक पुत्र होता है बहार खान नुहानी। स्टोरी कुछ ऐसा है कि जो हमारे सिकंदर लोदी होते हैं उन्हें बिहार से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि बिहार उस समय स्वतंत्र था। लेकिन सिकंदर लोदी को बिहार बुलाया जाता है, और बुलाते कौन है बिहार? तो हुसैन शाह बुलाते हैं। बंगाल के एक शासक होते हैं हुसैन शाह, जिनको सिकंदर लोदी को बिहार बुलाते हैं और सिकंदर लोदी से संधि कर लेते हैं। ये हुसैन खां इसलिए सिकंदर लोदी को बिहार बुलाते हैं ताकि वो चाहते हैं कि हम पूरे बिहार पे राज्य करें, बंगाल सहित, क्योंकि ये बंगाल के शासक पहले से थे। जब सिकंदर लोदी आते हैं तो उसे संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद इनको ऐसा लगता है कि हमारी ताकत पहले से बढ़ गई। तो ये करते क्या है कि दरिया खान नुहानी, जो नुहानी वंश का संस्थापक था, इस पे हमला कर देते हैं। दरिया खान नुहानी इससे 2 महीने तक युद्ध करते हैं, जो बिहार का उप शासक था, और बाद में दरिया खान नुहानी हुसैन खां को पराजित कर देंगे। और इसी के तुरंत बाद 21 नवंबर 1517 को ऐसी घटना होती है जिसमें सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक मृत्यु होती है सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो दरिया खान नुहानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और बोलता है मैं बिहार का शासक हूं। तो दरिया खान नुहानी बिहार का शासक बन जाता है और बिहार को स्वतंत्र बना देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश दरिया खान नुहानी की भी मृत्यु हो जाती है। अब दरिया खान नुहानी भी मारे गए, यानी खुद से मर गए, सिकंदर लोदी की भी मृत्यु हो गई। तो गद्दी पर कौन आएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, दरिया खान नुहानी के पुत्र होंगे और सिकंदर लोदी के भी पुत्र होंगे। सिकंदर लोदी के पुत्र थे इब्राहिम लोदी, जो गद्दी को संभालेंगे, और दरिया खान नुहानी के पुत्र होंगे बहार खां। बहार खां से आपको एक बात याद होगी कि बहार खां वो व्यक्ति है बिहार का जिसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। और शेर खां की उपाधि दी थी इसलिए क्योंकि फरीद ने, कहा जाता है ऐसा कि फरीद ने अपने एक ही तलवार में एक शेर की हत्या कर दी थी। अब दरिया खान नुहानी की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इनका जो पुत्र होता है बहार खान नुहानी को गद्दी संभालते हैं, और बहार खान नुहानी गद्दी संभालते हैं और दिल्ली को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मतलब बिहार को दिल्ली से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी बहार खान नुहानी, और उपाधि थी मोहम्मद की। ये मोहम्मद की उपाधि, सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार को शासक का नाम बताइए, इसने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की थी। इसने लोदी के विद्रोह को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी का कहना, ये बहार खान नुहानी जो है, इसका मानना यह था कि मैं इब्राहिम लोदी को खुद पराजित करूंगा। इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी के जितने भी विरोधी थे उनको सारे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब इब्राहिम लोदी के चंगुल से बचकर भाग निकला था जिसका नाम था उमर बहार। और उमर बहार ये एक ऐसा व्यक्ति था जो लोदी वंश में बड़े मायने रखता था। ये भागा तो भागा ही, अपने साथ लगभग 1 लाख सेना को लेकर चलाया पीछे, और बिहार आ गया। और बिहार में इनको संरक्षण देने के लिए तैयार थे कौन? बहार खान नुहानी। इनका खुद नाम है उमरा बहार, और बहार खान नुहानी इनको सहायता करेंगे। और इसी के पीछे पीछे इब्राहिम लोदी भी बिहार तक पहुंच जाता है। अब जब इब्राहिम लोदी उमरा बहार का पीछा करते करते बिहार आ गए तो अब एक ट्विस्ट आ जाती है।
ट्विस्ट ये आती है कि दिल्ली के पश्चिम में हमारा है पंजाब। पंजाब का एक शासक था दौलत खां। दौलत खां को जब पता चला कि इब्राहिम लोदी बिहार की तरफ रुख कर गया है, तो दौलत खां को ऐसा लगा कि बिहार जीतने के बाद अब इब्राहिम लोदी के टारगेट पे हम ही रहेंगे। इसलिए पंजाब का सूबेदार जो दौलत खां था, उसने संधि कर ली बाबर से और बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर को निमंत्रण भेजने में एक तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां का हाथ था और एक व्यक्ति था हमारा जो थे हमारे हो जाएंगे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। बाबर खुद नहीं आया, बाबर को बिहार बुलाया गया, भारत बुलाया गया। और बाबर जब भारत आते हैं तो बाबर पानीपत के युद्ध के लड़ने से पहले उन्होंने हमीद खां, हातिम खां, ये जो इब्राहिम लोदी के जो सेना थे उनको पहले पराजित कर चुके थे। उसके बाद बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ेंगे, 1526 में लड़ेंगे। और 1526 में देख रहे हैं 12 अप्रैल 1526 को लड़ेंगे और इब्राहिम लोदी रणभूमि में मारा जाएगा। बाबर को बुलाने के पीछे दो शासक था, एक तो था पंजाब का शासक था सूबेदार दौलत खां और दूसरा था मेवाड़ का राजा राणा सांगा। बाबर आते हैं, अफगान शासक हैं, आते हैं और इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं और आगरा दे देते हैं हुमायूं को और दिल्ली दे देते हैं अपने बहनोई को। महमूद करके एक उनका बहनोई था, यानी उनकी बहन के हस्बैंड, उनको वो दिल्ली सौंप देंगे और हुमायूं को दे देंगे आगरा और खुद वापस लौट जाएंगे। लेकिन यहां एक बात और आ जाती है कि जब राणा सांगा बाबर को बुलाया, फिर भी राणा सांगा ने दूसरा युद्ध, आप देखे होंगे खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में कौन कौन थे? तो खानवा के युद्ध में तो एक तरफ थे हमारे बाबर, दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का भाई था जिनका नाम था महमूद लोदी। अब इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी इसलिए राणा सांगा के साथ मदद कर रहा था कि अगर बाबर पराजित हुआ तो दिल्ली हमें फिर से मिल जाएगी। और राणा सांगा अपने क्षेत्र को बचाने के लिए बाबर से लड़ रहा था, जबकि ये बंदा खुद बाबर को बुलाया था। ये खुद मुसीबत मोल लेने गया था और इसको लगा था कि हम बाबर को हरा देंगे, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। आपको पता होगा बाबर भारत में मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और लास्ट में बाबर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच होगा खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर जीत जाएंगे और राणा सांगा मारा जाएगा। इसके बाद लोदी, इब्राहिम लोदी की जब मृत्यु होती है तो लोदी साम्राज्य समाप्त हो जाता है और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, इसको कहते हैं हम लोग बाबर, ठीक है ना, मुगल डायनेस्टी। तो ये तो ठीक है, केंद्र में ये सारी बातें चल रही थी, दिल्ली में ये सारी घटनाएं हो रही थी, लोदी पराजित हो गया, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। लेकिन बिहार में क्या चल रहा था? तो बिहार में एक तो हमारा दरिया खान नुहानी थे, नुहानी वंश के संस्थापक, एक बहार खान नुहानी थे। दरिया खान की नुहानी की मृत्यु के बाद बहार खान नुहानी शासक बनेंगे और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करेंगे, ठीक है। दुर्भाग्य ये होता है कि अब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाएगी, अब इधर इब्राहिम लोदी मरा और उधर बहार खान नुहानी मर गया। यानी कितना दुर्भाग्य की बात है ना कि यहाँ सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई तो दरिया खान नुहानी मर गया, इधर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई तो बहार खान नुहानी मर गया। और बहार खान नुहानी मरते हैं तो उनका एक पुत्र होता है, नवालिक पुत्र जलालुद्दीन खान, जिसे जलाल खां कहते हैं, और ये जलाल खां के नाम से प्रसिद्ध है। ये बच्चा नाबालिग था, बच्चा था, अपनी मां दूदू बेगम के साथ ये गद्दी पर बैठते हैं और दूदू बेगम एक व्यक्ति को बड़ा पसंद करते थे। पसंद इन द सेंस उनके साम्राज्य में एक बड़ा भयानक व्यक्ति था जिनका नाम था फरीद खां, और बहार खान नुहानी के शासन काल में ही फरीद खां काफी प्रचलित हो चुका था और बहार खान नुहानी खुद उसे अपने बच्चे का अंगरक्षक बनाकर रखा था। लेकिन बहार खान नुहानी की मृत्यु के कारण ये दूदू बेगम जो है बहार खान की पत्नी, वो क्या करती है, फरीद जो होता है शेर खां, उसे अपना अंगरक्षक बना देती है। अब जब ये शेर खां जब अंगरक्षक बनता है तो नुहानी साम्राज्य के और भी जितने नुमाइंदे होते हैं वो सब शेर खां से जलन की भावना से, यानी हे दृष्टि से देखने लगते हैं और उनका ऐसा सोच था कि मैं शेर खां को पराजित करके फिर से बिहार अपने कब्जे में ले लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सब लोग मिलकर कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, शेर खां पे हमला कर देते हैं और शेर खां सबको पराजित कर देता है। शेर खां बिहार का शेर शाह, शेर खां, फरीद,
ये ऐसा व्यक्ति है, तीनों एक ही व्यक्ति है, पहली बात तो ये एक आम व्यक्ति है, ठीक है, जो दिल्ली डायनेस्टी के शासक हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध लड़ा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ता है और 5 वर्षों तक दिल्ली साम्राज्य पे बैठा। कहा जाता है कि अगर शेर खां की मृत्यु अचानक नहीं होती ना, कालिंजर पे आक्रमण किया था शेर खां और उक्का नामक अग्नेयास्त्र फट गया था जिससे शेर खां की मृत्यु हो गई। अगर शेर खां नहीं मरता, दिल्ली डायनेस्टी दोबारा नहीं आने वाली थी फिर। लेकिन दिल्ली डायनेस्टी नहीं, मुगल डायनेस्टी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि अचानक शेर खां की मृत्यु हो जाती है और फिर से हुमायूं गद्दी संभाल लेते हैं। तो ये सारी बातें, हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक स्टोरी है। स्टोरी को आप समझो। हम आज पढ़ रहे हैं नुहानी वंश। नुहानी वंश में हम देख रहे हैं कि बिहार में नुहानी वंश की स्थापना किसने की थी? दरिया खान नुहानी किया था। दरिया खान नुहानी को मारने के लिए भेजा गया था हुसैन शाह के जरिए, कोशिश किया गया था, लेकिन 2 महीना तक दरिया खान नुहानी उसका टक्कर किए और हुसैन शाह को पराजित ही कर दिए। लेकिन दरिया खान की मृत्यु हो गई। दरिया खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठता है बहार खान नुहानी गद्दी पर और बहार खान नुहानी को दुर्भाग्यवश टक्कर हो जाता है इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी बिहार में चले जाते हैं उमर बहार के पीछा करते करते। लेकिन इधर एक और खेला हो गया था। खेला कर दिया था पंजाब का सूबेदार। पंजाब का सूबेदार दौलत खां था जो बाबर को बुला लिया। अब बाबर इब्राहिम लोदी को मार दिया। अब बहार खान नुहानी ऐसे भी ठीक हो गए कि बिहार फिर से फ्री हो गया। बहार खान नुहानी फिर से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन बहार खान नुहानी की मृत्यु फिर से हो गई। अब बहार खान नुहानी मर गया तो उनका एक नाबालिग पुत्र भी था। नाबालिग पुत्र क्या करते हैं? गद्दी संभालेंगे अपनी मां के साथ, दूदू बेगम के साथ। और दूदू बेगम कहीं ना कहीं फरीद खां को लायक भी पसंद भी करते थे, इसलिए पूरा का पूरा बिहार का क्षेत्र फरीद के अंतर्गत हो गया था, शेर खां के अधीन हो गया। शेर खां अपना सत्ता विस्तार करने लगा और बिहार में एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो बिहार के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शासक हुआ तो वो हुआ शेरशाह। शेरशाह एक ऐसा व्यक्ति था जो बिहार से निकला था और दिल्ली की गद्दी पर जाके बैठ गया। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ना पड़ा। ऑब्वियस बात है, मर जाएगा तो गद्दी छोड़ेगा ही ना। अब कुछ समय के पश्चात दूदू बेगम की मृत्यु हो जाती है, यानी बहार खान नुहानी मर गए, बहार खान नुहानी की पत्नी मर गई, जलाल खां बाकी है। लेकिन जलाल खां के साथ क्या होता है कि जलाल खां के सगे संबंधी जो होते हैं नुहानी वंश के और भी व्यक्ति, वो जलाल खां को लेकर चले जाते हैं बिहार से। अब इससे शेर खां भी फ्री हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से बिहार में शेर खां शासन कर लेंगे। अवसर पाके शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की और 1530 ईस्वी में बिहार पर शासन करना शुरू कर दिया। तो शेर खां का एक नया रास्ता। शेर खां वो व्यक्ति है जो मुगल वंश में एक सेना के रूप में भर्ती था। अपने पिताजी के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुके थे सेना में, मुगल की सेना में ये काम कर चुके थे और इनको मुगलों की कमजोरी अच्छे से पता था। 1530 में बिहार की गद्दी संभालेंगे और 1539 का टाइम आपको पता होगा, चौसा के 1540 का टाइम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं। अच्छा, चौसा के युद्ध में बिहार में हुआ है, पानीपत का युद्ध तो हरियाणा में हुआ है, ठीक। लेकिन चौसा का युद्ध जो हुआ है, शेरशाह हुमायूं को धोखे से बुला लेता है और हुमायूं भी कितना बेवकूफ है, दिल्ली छोड़ के बिहार चला आया लड़ने के लिए शेरशाह से। लेकिन किसी भी तरह हुमायूं अपना जान बचा के भाग गया चौसा के युद्ध में। लेकिन कन्नौज और बिलग्राम जो दोनों एक ही नाम है, आप कन्नौज का युद्ध बोल रहे हो या बिलग्राम का युद्ध बोल रहे हो, दोनों एक ही है। किसी भी तरीके से वो फिर से आ गया हिम्मत जुटा के, लेकिन फिर शेर खां उसे पराजित कर दिया और फाइनली शेरशाह समृद्ध होकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो आज की कहानी थी नुहानी वंश के बारे में। नुहानी वंश में हम लोगों ने 2 शासक को देखा, एक दरिया खान नुहानी, दूसरा बहार खान नुहानी। नुहानी वंश के संस्थापक दरिया खान नुहानी थे। बहार खान नुहानी है जो शेरशाह के संपर्क में था, उसे शेर खां की उपाधि दिया था, ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद जलाल खां गद्दी पर बैठते हैं। जलाल खां की मां के नाम था दूदू बेगम। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार से आए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और शेर खां के बारे में जिक्र करूंगा। ये शेर खां आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो फरीद के नाम से प्रचलित हुआ। आप शेरशाह सूरी रोड के नाम से जानते होंगे। NH1 और NH2 दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। और ये मार्ग कहां से कहां तक था? तो ये मार्ग बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक। शेरशाह ने बहुत सारे काम किए थे, तो हम काम देखेंगे, उनका साम्राज्य व्यवस्था देखेंगे। शेरशाह थोड़ा
है बिहार में एक अच्छा शासक है। तो जाते जाते आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है, नुहानी वंश के संस्थापक कौन थे, यही क्वेश्चन आप बता दो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दरिया खां नुहानी, नहीं दरिया खां को आने देते हैं, किसने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी? दोनों का आंसर आप कमेंट करो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं फिर आऊंगा और मैं शेर शाह के बारे में जिक्र करूंगा। आज ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा नहीं था, 5 ही मिनट का वीडियो में बनाना चाह रहा था, बट मैं बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको अच्छे से पता हो जाए 2-3 शासक के बारे में। दरिया खां नुहानी, बहार खां नुहानी, ये नुहानी वंश के शासक है, और जलाल खां के बारे में, ठीक है। ये सिकंदर लोदी बिहार में कोई मायने नहीं रखते, या इब्राहिम लोदी बिहार में कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता कौन है? तो दरिया खां, बहार खां, इससे ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो पढ़ाई जारी रखो, लाइक करना मत भूलना, ठीक। मैं फिर से कल आता हूं नए वीडियो के साथ। पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो।